हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स के, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट कंपनी लॉ सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 की एक वन शॉट रिवीजन, जिसमें मैं कंप्लीट यूनिट नंबर 2 को एक ही वीडियो में वन शॉट में कवर करवा दूंगा। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ आपको डिटेल में। तो आपको पता है वन शॉट में कवर नहीं हो पाती हैं, लेकिन मोस्टली कंटेंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आपको इस वाली नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। बाकी ये कंप्लीट यूनिट नोट्स मैंने खुद के बनाए हुए हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इससे ज़्यादा आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी है आपका इसमें सारी चीज़ें कवर हो रखी हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। यूनिट हैगी आपकी, नेम हैगा फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, तो फॉर्मेशन मींस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन नोन एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन आइदर कमर्शियल एक्टिविटी और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है फॉर्मेशन का मतलब, किसी एक कॉर्पोरेट बॉडी को स्टेबलाइज करना, किसी एक पर्सन के द्वारा या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा, जिसे कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पीपल। किस लिए, या तो किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, किसी नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद, तो उसे कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। स्टेजेस क्या क्या होती हैं फॉर्मेशन की। नंबर 1 आता है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। द प्रमोशन ऑफ कंपनी रेफर्स टू ऑल दोज स्टेप विच आर टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम from the time of having an idea of starting a company to the time of actual starting of company business। प्रमोशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, जब से आपके मन में आइडिया आया कि हमें कोई कंपनी स्टेबलाइज करनी है, तब से लेकर जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहा जाता है कंपनी का प्रमोशन। द पर्सन हु थिंक ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी एंड टेक नेसेसरी स्टेप इन इट्स फॉर्मेशन आर नोन एज प्रमोटर। जो भी पर्सन के मन में ये आइडिया आता है बिजनेस स्टार्ट करने का और जो सारे नेसेसरी स्टेप लेता है उसको फॉर्म करने के, उसे कहा जाता है प्रमोटर। नेक्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो इफ द कंपनी इज फॉर्म्ड एज अ पब्लिक कंपनी, any 7 or more person associated for any lawful purpose may form the same, getting it registered with ROC। A company is to be formed as a private company and 2 or more person may get the same registered। रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या जरूरी होता है, अगर कोई पर्सन पब्लिक कंपनी क्रिएट करना चाहता है तो उसे 7 या 7 से ज़्यादा लोग मिलकर उसे रजिस्टर करवा लें आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। या फिर अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर उसे इनकॉर्पोरेट करवा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर करवा लें तो वो प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। नेक्स्ट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो a company come into existence when it registered and a certificate of incorporation is issued by registrar of company। thereafter the company becomes entitled to commence its business। commencement of business कब से होता है, तो जब कंपनी अपने आप को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवा लेती है और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जैसे कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इशू कर देता है। उसके बाद से कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेज क्या क्या होते हैं, किसी भी पर्सन को किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट क्यों करवाना पड़ता है। तो नंबर 1 आता है कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस हो जाती है, मतलब जो कंपनी है वो अपने मेंबर से अलग हो जाती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब टू कंपनी शेयर कैपिटल। मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ कितनी रह जाती है, जितनी उन्होंने शेयर सब्सक्राइब कर रखा है, जितनी अमाउंट का उतनी उनकी लाइबिलिटी रह जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबल शेयर। तो शेयर इन अ कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर। और अगर कोई पर्सन अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता है तो फिर वो इजीली ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा परपेचुअल सक्सेशन। तो अ कंपनी क्या हो जाता है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, मतलब फिर उसमें मेंबर आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन उससे कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो अफेक्ट नहीं होती है। उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कैन बी वेस्टेड इन प्रोफेशनल एंड मेंबर ऑफ कंपनी कैन अपॉइंट कैपेबल पर्सन। जो मैनेजमेंट है उसे फिर कौन करता है कंपनी का, कुछ प्रोफेशनल लोग जिन्हें कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो कंपनी को संभालते हैं, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, मेंबर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। अ कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन स्यू एंड स्यूड इन इट्स ओन नेम। अब उस इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है और कंपनी के ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकता है, ठीक है। इसलिए कंपनी का इनकॉर्पोरेट होना जरूरी है।
फिर आएगा डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड कंपनी। तो अगर कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करवाती है अपने आप को, तो फिर उसके पास क्या क्या डिसएडवांटेज हो जाते हैं। नंबर 1, व्हेन इट इज नॉट रजिस्टर्ड इट कैन नॉट सी और नॉट सीड इन इट्स ओन नेम। अगर कोई कंपनी रजिस्टर नहीं है तो वो किसी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती, कोई उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। सेकंड है इट कैन नॉट सेल और असाइन मॉर्गेज और रिमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ जनरल बॉडी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। वो ना ही तो कोई प्रॉपर्टी को बेच सकती है, ना ही खरीद सकती है, ना ही किसी चीज को मॉर्गेज कर सकती है अपने नाम पर। थर्ड है नॉन रजिस्टर्ड कंपनी नाइदर प्रोस्पेक्टस कुड बी इशूड नॉर कुड कैपिटल के बी ऑब्टेन्ड। अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड कंपनी है तो वो ना तो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है और ना ही जनरल पब्लिक से पैसे सब्सक्राइब करवा सकती है, मतलब शेयर इशू नहीं कर सकती कोई नॉन रजिस्टर्ड कंपनी। तो ये तीन डिसएडवांटेज हो गए। फोर्थ है द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड, ईच एंड एवरी मेंबर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर कंपनीज डेट। अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड कंपनी है तो उस केस में जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और जितना भी कंपनी का डेट होगा उसके लिए वो सेवरली और जॉइंटली लायबल होते हैं। तो ये 4 डिसएडवांटेज है अगर कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करवाती अपने आप को। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आपको करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं, इसकी जो डेफिनेशन दी है एक्ट में वो दी है, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परस्यूएंस ऑफ एनी कंपनीज लॉ और दिस एक्ट। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम मींस का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि हमने बनाया हुआ है, ओरिजिनली फ्रेम किया गया है और उसे टाइम टू टाइम हम अमेंड करते हुए आ रहे हैं। Memorandum of Association is document which contain rule regarding constitution and activities और object of company। मेमोरेंडम में क्या होता है? रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड? कंपनी के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। इट इज़ अ फंडामेंटल चार्टर ऑफ कंपनी, इट रिलेशन टुवर्ड द मेंबर एंड आउटसाइडर आर डिटरमाइंड बाय दिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसे हम कंपनी का चार्टर भी कहते हैं। ये किसके लिए होता है? ये कंपनी के जो मेंबर हैं और जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, इन दोनों के बीच में डीलिंग करने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है उसे कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इफ इट क्रॉसेज द फ्रेमवर्क इट एक्ट वुड बी कंस्ट्रक्टेड एज अल्ट्रा वायर एंड देयरफॉर बी वॉइड। अगर कोई पर्सन, कंपनी का कोई पर्सन या कंपनी इसकी पावर से बियॉन्ड, जितनी पावर मेमोरेंडम में डिफाइन की गई है उससे बियॉन्ड जाकर कोई भी काम करती है तो फिर उसे अल्ट्रा वायर का नाम दे दिया जाता है और वो वॉइड हो जाता है, वो जो भी काम करेगी, चाहे कंपनी करे चाहे कोई मेंबर करे। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द एक्सटेंट एंड पावर ऑफ कंपनीज। सिंपली लास्ट लाइन में दिया है, इसका मतलब मेमोरेंडम में क्या होता है, इसमें कंपनी की पावर के बारे में बताया जाता है कि कितनी पावर कंपनी यूज कर सकती है और क्या क्या इसकी पावर्स होती हैं। उसके अगर बाहर जाकर कंपनी कोई भी काम करती है तो वो वॉइड हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या चीजें दी गई होती है। नंबर 1 होता है आपका नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या दिया होता है? कंपनी का नाम क्या है, इसको ये किसी और नेम से मैच तो नहीं कर रहा है, कंपनी के नेम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। सेकंड होता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जिसे कहा जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसमें क्या होता है? एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, जहां पर भी कंपनी अपने सारे बिजनेस से रिलेटेड जो मेन काम है वो वहीं रहेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में वो जगह बताई जाती है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है। थर्ड आता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब होता है, इस क्लॉज के अंदर ये बताया गया होता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है, क्या एक्टिविटीज कंपनी करना चाहती है। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या होता है? इसमें कंपनी की कैपिटल के बारे में, मतलब कंपनी कितनी कैपिटल ऑथराइज है, उसे कंपनी कितनी इशू कर चुकी है और कितने उसकी पेड अप कैपिटल वगैरह है, ये सारी चीजें इसमें दी गई होती है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में क्या होता है आपका कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें गिवन होती हैं। फिर आता है सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज। इसमें क्या गिवन होता है आपका? कंपनी ने कि कितनी कैपिटल सब्सक्राइब हो रखी है, ये सारी चीजें इसमें सब्सक्रिप्शन क्लॉज में गिवन होती हैं। टोटल 6 क्लॉज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। ये 6 के 6 आपको पता होने चाहिए क्या चीजें होती है इनमें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आपको अल्टर करना है, मतलब उसमें कोई भी चेंज करना है, अल्टरेशन का मतलब होता है कोई भी अगर आपको चेंज करना है तो वो चेंज आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। सबसे पहले अगर आपको कंपनी के नेम में कोई चेंज करना है तो उसके लिए अगर आपको मेमोरेंडम में चेंज करना है तो क्या प्रोसेस होता है? अ कंपनी में लेटर इट्स नेम एट A company may later change its name at any time. The only requirement is that change must be by passing a special resolution and by obtaining the approval of central government in writing. क्या बोला गया है? कोई भी कंपनी अपना नेम चेंज कर सकती है किसी भी टाइम, बस उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ हम अपना ये नाम चेंज करना चाहते हैं।
द चेंज ऑफ नाम नेम मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज। अब एक बार अगर अप्रूवल मिल जाता है गवर्नमेंट का, तो कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना पड़ेगा कि हाँ हमने नेम चेंज कर लिया है, 30 दिनों के अंदर अंदर ये बताना होगा। On such communication, it becomes the duty of registrar to enter the new name in register of company and to issue a fresh certificate of incorporation with necessary alteration। अब एक बार कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हैगा उसे बता दिया कि हमने ये नेम चेंज करा है, तो ये रजिस्ट्रार की ड्यूटी हो जाती है कि वो उस नेम को चेंज करे और कंपनी को एक न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करके दे। फिर आएगा अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करती है, उसके लिए अगर अल्टरेशन करना है मेमोरेंडम में, तो उसका क्या प्रोसीजर हो? तो पहला पॉइंट है इसमें चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द सेम सिटी। अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है, सेम सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहती है, तो द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट नोटिस ऑफ सच चेंज मस्ट गिवन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज। तो इसके लिए सिर्फ कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके पास 30 दिनों के अंदर अंदर उसे इसके बारे में बताना होगा, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट। क्या बोला गया है, अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही स्टेट के अंदर एक सिटी से दूसरी सिटी में चेंज करना चाहती है, तो उसके लिए सच अ चेंज इज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी मेड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। द नोटिस मस्ट गिवन टू आरओसी ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज। तो अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में ले जाना चाहती है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसके बारे में आरओसी को बताना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर। फिर आएगा चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। सच चेंजेस रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ कंपनी में बी मेड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन एंड ऑब्टेनिंग द कंफर्मेशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। ये यहाँ पर वन सिटी हो गया है, वन सिटी की जगह वन स्टेट टू अनदर स्टेट आएगा। यहाँ पर अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कंपनी चेंज करना चाहती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और कंपनी लॉ बोर्ड है उससे इसके बारे में अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना चाहती है, मतलब जिस पर्पस के लिए कंपनी फॉर्म हुई थी उसे चेंज करना चाहती है, तो द कंपनी में चेंज इट्स ऑब्जेक्ट बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑब्टेनिंग द कंफर्मेशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और जो कंपनी लॉ बोर्ड है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 क्लॉजों के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको इनका अल्टरेशन करना है, बाकी का जो अल्टरेशन है वो आपके लिए ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, सिर्फ यही 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आपको देखना है, वो हैगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का डॉक्ट्रिन क्या कहता है, द टर्म अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड द टर्म वायर्स मीन्स पावर, दस द अल्ट्रा वायर्स मीन डूइंग एन एक्ट बियॉन्ड दी पावर। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा काम करना जो आपकी पावर से बाहर हो, उसे कहा जाता है अल्ट्रा वायर्स। तो एन एक्ट अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज एन एक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर गिवन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी एक्ट मेमोरेंडम के अल्ट्रा वायर्स का होता है जब जो मेमोरेंडम में पावर्स दी गई हैं उसके आगे बियॉन्ड जाकर कोई काम किया जाए जो कि कंपनी की पावर से बाहर हो, तो उसे कहा जाता है एक्ट अल्ट्रा वायर्स द पावर ऑफ मेमोरेंडम। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच एक्ट इज बियॉन्ड द लीगल पावर ऑफ कंपनी एंड इज इट ऑल्सो नोन एज द अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। तो जो ये एक्ट होता है जो मेमोरेंडम की पावर से बियॉन्ड जाकर किया जाता है, वो कंपनी को भी, तो ऐसा एक्ट जो कंपनी की पावर से मेमोरेंडम की पावर से बाहर जाके किया जाता है, वो कंपनी को भी अल्ट्रा वायर्स करता है और साथ में कंपनी मेमोरेंडम को भी अल्ट्रा वायर्स करता है। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर इट कैन बी रेटिफाइड बाय जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर। अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कि डायरेक्टर्स को अल्ट्रा वायर्स करता है, मतलब डायरेक्टर की पावर से बाहर है लेकिन कंपनी की पावर्स के अंदर है, तो फिर जो शेयर होल्डर हैं वो उसे रेटिफाई कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। वहीं एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट कैन ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय कंपनी मेकिंग नेसेसरी अल्टरेशन। वहीं अगर कोई ऐसा एक्ट है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्ट्रा वायर करता है, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर के बाहर है लेकिन मेमोरेंडम की पावर के अंदर है, तो फिर उसे भी रेटिफाई किया जा सकता है सिंपली स्पेशल आर्टिकल को अल्टर करने के बाद। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कि मेमोरेंडम की पावर से ही बाहर है, उसे कभी भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता। अब आएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, मतलब जो कि इस एक्ट के अंदर बनाया गया था और उसे हम टाइम टू टाइम अमेंड करते आ रहे हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर जस्ट आर्टिकल आर द रूल्स एंड रेगुलेशन बाय लॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी। आर्टिकल में क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन एंड बाय लॉज, मतलब लॉज दिए गए होते हैं किससे रिलेटेड, कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको संभालने से रिलेटेड लॉज दिए गए होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो जो कंपनी के अंदर के मैनेजमेंट को संभालता है उसे कहा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वहीं अगर कोई ऐसी चीज जो कि कंपनी के बाहर के लोगों के साथ डील करने में हेल्प करती है उसे कहा जाता है मेमोरेंडम। ये डिफरेंस हो जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में।
अब पॉइंट आता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। जैसे मेमोरेंडम को आप अल्टर करते हैं, वैसे ही कभी कभार आर्टिकल को भी अल्टर मतलब चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है उसमें। तो वो क्या कब होता है, अ कंपनी में बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन अल्टर इट्स आर्टिकल एनी टाइम। एक कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कभी भी अपने आर्टिकल को चेंज कर सकती है। इसके लिए कोई अलग अलग स्टेप नहीं है। सिंपल आर्टिकल को अगर चेंज करना है आर्टिकल के अंदर कुछ, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को। अ कॉपी ऑफ एवरी रिजोल्यूशन अल्टरिंग द आर्टिकल शेल फाइल्ड विद आरओसी विद इन द 30 days। और अगर जो भी अल्टरेशन किया जाता है आर्टिकल के अंदर, उसकी एक कॉपी कंपनी को किसके पास, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके पास फाइल करनी पड़ेगी 30 दिनों के अंदर। इफ 30 days of passing and attach every copy of article issued thereafter। और साथ में क्या देना पड़ेगा, एक तो जो रिजोल्यूशन में अल्टरेशन किया गया है वो कॉपी देनी पड़ेगी, और साथ में जो अल्टर्ड आर्टिकल है मतलब चेंज होने के बाद का जो आर्टिकल है उसकी भी कॉपी एक आरओसी के पास सबमिट करनी पड़ेगी। अब जो चेंज होना चाहिए आर्टिकल के अंदर वो कैसा होना चाहिए, नंबर 1 मस्ट नॉट कन्फ्लिक्ट विद द मेमोरेंडम। ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए जो मेमोरेंडम के साथ कन्फ्लिक्ट कर जाए, मतलब उसके साथ एक तरीके से अगेंस्ट हो जाए मेमोरेंडम के। कोई ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए आर्टिकल में। सेकंड है मस्ट नॉट सैंक्शन एनीथिंग इलीगल। कोई भी ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए कि आप कोई इलीगल चीज मेमोरेंड आर्टिकल में एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट है मस्ट बी फॉर बेनिफिट ऑफ कंपनी, कंपनी के लिए बेनिफिट के लिए होना चाहिए चेंज। नेक्स्ट है मस्ट नॉट इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, मेंबर की लाइबिलिटी नहीं बढ़ाना चाहिए वो चेंज। नेक्स्ट है अल्टरेशन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन ओनली, सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही ये चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। अगर कोई कंपनी पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में चेंज होती है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या होता है, दो द आउटसाइडर डीलिंग विद कंपनी आर एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट देयर आर इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ द कंपनी आर कन्फर्म्ड एवरीथिंग हैज बीन डन रेगुलरली। जो भी कोई अगर बाहर का पर्सन कंपनी के साथ डील करता है तो उसे ये मानना होता है कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स हैं वो सभी रेगुलरली होते हैं। जो जो भी काम होने जरूरी हैं उस डील से रिलेटेड, अगर कोई पर्सन डीलिंग कर रहा है कंपनी के साथ, तो अगर उस डील से रिलेटेड कोई इंटरनल प्रोसीडिंग मतलब इंटरनल वर्क होना जरूरी है, तो ये माना जाता है कि कंपनी ने पहले वो इंटरनल वर्क खत्म कर लिया होगा, उसी के बाद कंपनी के पास पावर आई है कि कंपनी उस आउटसाइडर के साथ डील कर सकती है। तो ये माना जाता है कि कंपनी ने वो सारी चीज़ें रेगुलरली करी हुई हैं। दे नीड नॉट इंक्वायर इनटू द इरेगुलरिटी ऑफ इंटरनल प्रोसीडिंग एज रिक्वायर्ड बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ये बोला गया है उन्हें अंदर की जो ये इंटरनल प्रोसीडिंग है उनके बारे में इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने, ये माना गया है कि जितने भी कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग है वो रेगुलरली हुई हैं, जो भी इंटरनल काम होने जरूरी हैं वो सारे कंपनी रेगुलरली कर रही है। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मतलब जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं वो सही तरीके से हो रही हैं कंपनी की। द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सीक्स टू प्रोटेक्ट आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। तो ये तो हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वहीं क्या होता है, एक इसकी एग्जेम्पशन होती है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वो क्या करता है, वो कंपनी को बाहर वालों से बचाता है, लेकिन वहीं जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो बाहर वालों को कंपनी से बचाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। एक्सेप्शन आएंगी इसकी कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की। देखिए नंबर 1 है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। तो नंबर 1 वेयर अ पर्सन डीलिंग विद कंपनी हैज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी एज रिगार्ड इंटरनल मैनेजमेंट। मतलब अगर जो पर्सन बाहर वाला डील कर रहा है कंपनी के साथ, अगर उसे पता है कि हाँ कंपनी में ये चीज़ें नहीं हुई हैं, इंटरनल प्रोसीडिंग अच्छे से नहीं हुई हैं, वो फिर भी कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो फिर उसमें कंपनी की मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, उसमें उस पर्सन की मिस्टेक मानी जाएगी और ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वर्क नहीं करेगा। सेकंड है नेग्लिजेंस वेयर अ पर्सन डीलिंग विद कंपनी को डिस्कवर द इरेगुलरिटी इफ ही हैड मेड प्रॉपर इंक्वायरी ही कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अगर कोई पर्सन है जो कि थोड़ी बहुत अगर इंक्वायरी करता तो उसे पता लग जाता कि हाँ कंपनी की ये इंटरनल प्रोसीडिंग नहीं हुई है, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा और कंपनी के साथ डील करने लगा, तो फिर इसमें भी वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वर्क नहीं करेगा और वो पर्सन ही लायबल होगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है फोर्जरी। तो the rule in Tarkand case does not apply where a person relies upon a document that turn out to be forged since nothing can be validate forgery। forgery क्या होता है, मतलब कोई जो कंपनी के अंदर का पर्सन है या कोई और भी किसी ऐसे पर्सन के साथ उसके साइन वगैरह कॉपी करके कोई ऐसी चीज़ शो कर दे जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब एक तरीके से इलीगल कोई वर्क कर दे, तो फिर उस टाइम पर भी इंडोर मैनेजमेंट वर्क नहीं करता है और जो बाहर वाला पर्सन है वो ही लायबल माना जाएगा, कंपनी लायबल नहीं होगी इसके लिए। फिर वो सेटलमेंट होगा जिस पर्सन ने फॉर्जरी करी है और जो बाहर वाला है उसके बीच में, कंपनी इसके बीच में कोई लायबिलिटी नहीं आएगी कंपनी के ऊपर। तो
तो ये 3 एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको करना है वो आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो द MCA 21 प्रोजेक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इनेबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं कंपनी का। जो MCA है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के थ्रू अब ये चालू कर दिया है कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी फॉर्म करना चाहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकता है। इसके 2 प्रोसेस होते हैं, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। एक होती है रन चीज, रिजर्व यूनिक नेम इज अ वेब सर्विस यूज्ड फॉर रिजर्विंग अ नेम फॉर अ न्यू कंपनी और फॉर चेंजिंग इट्स एग्जिस्टिंग नेम। इट वेरीफाई दैट नेम इज यूनिक और इज नॉट। तो रन है जो रिजर्व यूनिक नेम करके एक वेब सर्विस है जिसके थ्रू आप अपने कंपनी का नेम रिजर्व करवा सकते हैं, या फिर अगर आपको अपना नेम चेंज भी करवाना है तो भी आप वो चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, CRC जिसे बोला जाता है, में बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड रिजर्व द नेम फॉर द पीरियड। रन के अंदर CRC वर्क करता है जो कि नेम को देखता है कि इन्फॉर्मेशन जो आई है नेम की, क्या वो पहले से तो नेम नहीं लिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग आपके नेम को रिजर्व कर देता है। 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इन केस द नेम इज बीइंग रिजर्व्ड फॉर अ न्यू कंपनी। अगर नई कंपनी के लिए आप नेम रिजर्व कर रहे हैं तो वो 20 दिनों के लिए रिजर्व होता है। 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इफ इन केस इट इंक्लूड अ चेंज इन नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। और अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी का नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 60 दिनों के लिए नेम को रिजर्व कर देता है। सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, एस्पाइस करके एक फॉर्म होता है, ये फॉर्म फिल करके आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। द एस्पाइस मेथड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ कंपनी गवर्नमेंट द कंपनी इट इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इन 80 October 2016 इन एम्स टू इंश्योर ईज इन डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूस द टाइम इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये स्पाइस है जो ये मेथड है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, जो कि गवर्नमेंट लेकर आई थी कब, अक्टूबर 2016 में, जिसके थ्रू अब आप इजिली कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी ये यूनिट नंबर 2 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट यूनिट नंबर 2 के जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं उन सभी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। सभी आपके डाउट्स लगभग क्लियर हो गए होंगे। बाकी ये PDF आपको मिली जाएगी, इसमें मैंने सारी चीज़ें रिटर्न में दे रखी हैं। अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से इसे एक्सेस करके। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। थैंक यू।